सोर्स वाई कॉम्बिनेटर्स। सॉफ्टवेयर का ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पिछले 70 साल तक सॉफ्टवेयर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, पर अब कुछ ही साल में ये 2 बार फंडामेंटली बदल चुका है। इसलिए अभी इंडस्ट्री में आना एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग टाइम है। पहले सॉफ्टवेयर 1.0 था, जिसमें हम खुद कोड लिखते थे, जैसे कि C++, पाइथन, etc। फिर सॉफ्टवेयर 2.0 आया, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। इसमें कोड डायरेक्टली नहीं लिखते, बल्कि डेटा से ट्यून करके ऑप्टिमाइजर से न्यूरल नेट के वेट्स बनते हैं। मतलब कोड की जगह वेट्स काम करते हैं। सॉफ्टवेयर 1.0 में हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। 2.0 में हम न्यूरल नेटवर्क को इनडायरेक्टली प्रोग्राम करते हैं। अब सॉफ्टवेयर 3.0 आ गया है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLM का यूज होता है। हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं वही प्रोग्राम बन जाता है। ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक जितने न्यूरल नेट्स थे वो एक ही काम करते थे, जैसे इमेज से कैटेगरी निकालना या कुछ फिक्स्ड फंक्शन। पर LLM के आने से न्यूरल नेटवर्क्स भी अब प्रोग्रामेबल हो गए हैं। सॉफ्टवेयर 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे पहले अगर सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करनी होती थी तो पाइथन में कोड लिखना पड़ता था या न्यूरल नेट ट्रेन करनी पड़ती थी, पर अब LLM को प्रॉम्प्ट देके वही काम हो सकता है। अब गिटहब पर भी सिर्फ कोड नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ भी मिलता है, जो एक नई कैटेगरी है कोड की। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि अब हम कंप्यूटर को इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आइडिया एंड्रेज ने अपनी एक ट्वीट में भी शेयर की थी और बहुत लोगों को ये चीज अट्रैक्ट की। टेस्ला में जब ऑटो पायलट बना रहे थे तो इनिशियली बहुत सारा C++ कोड था, यानी सॉफ्टवेयर 1.0। धीरे धीरे न्यूरल नेट्स यानी सॉफ्टवेयर 2.0 ग्रो करते गए और कैपेबिलिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे ऑटो पायलट इंप्रूव हुआ, पुराना C++ कोड डिलीट होता गया और न्यूरल नेट्स ज्यादा काम लेने लगे। पहले इमेज से डेटा उठा के उसको स्टिच करके काम C++ करता था। फिर न्यूरल नेट्स ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए सॉफ्टवेयर 2.0 ने 1.0 को खा लिया। अब वही चीज दोबारा हो रही है, मतलब अब सॉफ्टवेयर 3.0 स्टैक भी पुराने स्टैक्स को खत्म कर रहा है। अब 3 अलग तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। जो भी नए लोग इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनको ये तीनों समझना चाहिए। कभी आपको 1.0, कभी 2.0, कभी 3.0 यूज करना पड़ सकता है। डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा काम कौन सी अप्रोच से सही होगा, डायरेक्ट कोड लिखना, न्यूरल नेट ट्रेन करना या LLM को प्रॉम्प्ट देना। OpenAI, जेमिनी, एंथ्रोपिक जैसे LLM लैब्स बहुत पैसा लगाते हैं LLM ट्रेन करने में, जैसे कि पावर ग्रिड बनाना। फिर वो ट्रेंड इंटेलिजेंस को APIs के थ्रू हमें देते हैं, जिसका मंथली या पर मिलियन टोकन्स के हिसाब से पैसा लगता है। लोग चाहते हैं कि ये APIs हमेशा फास्ट, सही और रिलायबल हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है बिना रुके। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ट्रांसफर स्विच होता है, वैसे ही LLMs में भी हम ओपन राउटर जैसे टूल से अलग अलग LLMs स्विच कर सकते हैं आसानी से। सॉफ्टवेयर स्पेस में फिजिकल जगह की कंपटीशन नहीं होती, तो एक साथ बहुत सारे LLM प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। कभी कभी LLMs जब डाउन हो जाते हैं तो लोग रुक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। लगता है जैसे दुनिया थोड़ी डम्ब हो गई है। जैसे वोल्टेज चली जाती है, वैसे ही जब LLM नहीं चलता तो डिजिटल वर्ल्ड स्लो हो जाता है। ये रिलायंस आगे और बढ़ने वाली है। LLMs सिर्फ यूटिलिटीज जैसे नहीं है, ये फैब्स जैसे भी हैं, क्योंकि LLM बनाना बहुत महंगा है, जैसे चिप फैक्ट्री बनाना। टेक ट्री तेजी से ग्रो हो रहा है। लैब्स के पास R&D सीक्रेट्स सेंट्रलाइज हो रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि
इजीली बदल सकता है। एक एनालॉजी ये भी है, जैसे हार्डवेयर कंपनी अपना चिप्स बनाती हैं इंटेल मॉडल, वैसे गूगल खुद का हार्डवेयर बना के ट्रेन करता है, और जो सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करता है वो फैबलेस मॉडल है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग एनालॉजी ये है कि एलएलएम्स एक तरह से नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हैं। पहले जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स थे, वैसे अब कुछ एलएलएम्स क्लोज सोर्स हैं और कुछ ओपन सोर्स, जैसे लामा इकोसिस्टम। अब ये स्टार्टिंग स्टेज है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, टूल्स और मोडेलिटीज बढ़ रहे हैं, तो ये सिंपल यूटिलिटी नहीं है। एलएलएम एक नया कंप्यूटर है जिसका कॉन्टेक्स्ट विंडो मेमोरी जैसे काम करती है। एलएलएम खुद एक सीपीयू जैसे काम करता है और पूरा सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे आप वीएस कोड किसी भी ओएस पे चला सकते हैं, वैसे ही अब एलएलएम ऐप्स जैसे कर्सर अलग अलग एलएलएम्स पे रन हो सकते हैं। एलएलएम कंप्यूट अभी बहुत महंगा है, इसलिए क्लाउड में सेंट्रलाइज्ड है। सब लोग इंटरनेट पे इससे कनेक्ट करते हैं। लोकल मशीन पे चलाना पॉसिबल नहीं है। अभी पर्सनल कंप्यूटिंग एलएलएम्स के लिए आई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगी। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। मैक मिनी पे छोटा एलएलएम चलाना भी एक स्टार्ट है, लेकिन मास एडॉप्शन अभी दूर है। जब हम एलएलएम से बात करते हैं, लगता है जैसे टर्मिनल से ओएस से बात कर रहे हैं। जीयूआई यानी विजुअल इंटरफेस अभी एलएलएम्स के लिए पूरी तरह से नहीं आई। अभी सिर्फ टेक्स्ट बबल्स या एप्स हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल जीयूआई अभी नहीं बना। एलएलएम्स ओएस से एक जगह अलग हैं। एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज के पास पहले आता था, फिर आम लोगों तक पहुंचता था। एलएलएम्स में उल्टा हो गया है। आम लोग पहले यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट और कंपनीज बाद में पीछे हैं। पहले कंप्यूटर आता था तो मिलिट्री के लिए बनता था। एलएलएम्स से आज हम नॉर्मल लोग छोटी छोटी डेली चीजें पूछ रहे हैं, जैसे अंडा कैसे उबालें, वही मेन यूज केस है। ये अलग ही लेवल का चेंज है, जिसमें सबसे पहले आम आदमी यूज कर रहा है और बड़ी कंपनीज बाद में आ रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये टेक्नोलॉजी का यूज कैसे बदलेगा और नए ऐप्स सबसे पहले कहां और किसके लिए आएंगे। एलएलएम लैब्स जैसे ओपन एआई वाले, जेमिनी वाले, इन्होंने एलएलएम्स बनाए जो बेसिकली नए तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हैं। अभी एलएलएम्स कंप्यूटर हिस्ट्री के 1960s वाले स्टेज जैसे हैं, मतलब पूरा सिस्टम फिर से नया बन रहा है। सबको एलएलएम्स का टाइम शेयरिंग से एक्सेस मिल रहा है, यूटिलिटी की तरह, और सबके पास ये अवेलेबल है। सिर्फ कुछ गवर्नमेंट्स या बड़ी कंपनीज के पास नहीं। ये बिल्कुल नया चीज है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिलियन लोग एक साथ इंस्टेंट एक्सेस पा रहे हैं, बस सॉफ्टवेयर की वजह से। अब हमारी जनरेशन का टाइम है कि इंडस्ट्री में घुसे और इन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करें। एलएलएम्स का साइकोलॉजी समझना भी इंपॉर्टेंट है। एलएलएम्स थोड़े ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं। इनको हम बोल सकते हैं पीपल स्पिरिट्स का सिमुलेशन। ये ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेट पे काम करते हैं। टोकन करके आउटपुट निकालते हैं। इनका डेटा इंटरनेट के हर तरह के टेक्स्ट से ट्रेन होता है, इसलिए इनके पास ह्यूमन जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इनकी नॉलेज और मेमोरी बहुत ज़्यादा है, एक इंसान से भी बहुत ज़्यादा। हर तरह की चीज़ें याद रख सकते हैं। लेकिन इनके कुछ बड़े इश्यूज भी हैं, जैसे हेलुसिनेशन, गलत इंफॉर्मेशन बना लेना, सेल्फ नॉलेज की कमी। कभी कभी स्टूपिड मिस्टेक्स भी कर देते हैं, जैसे मैथ्स में गलती या सिंपल सवाल का भी गलत जवाब। इनका इंटेलिजेंस अनइवन है, कुछ चीज़ों में सुपर ह्यूमन, कुछ में बहुत सिंपल गलतियां। एक और बड़ी दिक्कत है कि एलएलएम्स में वर्किंग मेमोरी होती है, परमानेंट याददाश्त नहीं होती। जैसे आम इंसान रोज काम करके ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बिल्ड करता है, एलएलएम्स में ये नेचुरली नहीं होता। इनका कॉन्टेक्स्ट विंडो एक दिन काम करेगा, फिर वाइप हो जाएगा, जैसे मूवीज
मोमेंटो या 51st डेट्स में कैरेक्टर की मेमोरी रोज रीसेट हो जाती है। यह भी इनकी लिमिट है। सिक्योरिटी की भी दिक्कत है। LLMs आसानी से फूल हो सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से डेटा लीक हो सकता है और दूसरे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जब LLMs को यूज करें या प्रोग्राम करें तो ये सोचना जरूरी है कि ये सुपर ह्यूमन भी हैं पर फ्लॉड भी हैं। तो कैसे उनके फायदे लें और उनकी कमी से बचें। अब बात करते हैं LLMs के यूज के मौकों की। एक बड़ा मौका है पार्शियली ऑटोनोमस एप्स बनाना, जैसे कोडिंग एप्स। जैसे आजकल लोग डायरेक्ट चैट LLM में कोड पेस्ट करके काम ले लेते हैं, पर यह सही नहीं है। कोडिंग के लिए डेडिकेटेड ऐप होना चाहिए, जैसे कर्सर, जो कि एक अच्छी LLM ऐप है। इसमें नॉर्मल मैनुअल इंटरफेस भी है, पर LLM इंटीग्रेशन भी है जो बड़े चंक्स में काम करता है। LLM ऐप्स की कुछ खासियत है। ये कॉन्टेक्स्ट मैनेज करते हैं, अलग अलग LLMs को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, फाइल एम्बेडिंग, चैट, डिफरेंट मॉडल्स, और सब कुछ ऐप के अंदर होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी बड़ा रोल है। टेक्स्ट से डायरेक्ट बात करने से अच्छा है विजुअल इंटरफेस हो, जैसे रेड ग्रीन हाईलाइट हो जाए या एक्सेप्ट या रिजेक्ट का सिंपल बटन हो, टेक्स्ट लिखना ना पड़े। इससे यूजर LLM के काम को देख सकता है, ऑडिट कर सकता है और जल्दी काम हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑटोनॉमी स्लाइडर। ऐप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कंट्रोल LLM को देना है, जैसे सिर्फ कोड कंप्लीट करना हो या पूरा फाइल चेंज करवाना हो या पूरा रेपो पे LLM को छोड़ देना हो। यह यूजर डिसाइड करता है कितना ऑटोनॉमी LLM के पास हो। दूसरा एग्जाम्पल परप्लेक्सिटी है। वहाँ भी ऑटोनॉमी स्लाइडर, मल्टीपल LLM ऑर्केस्ट्रेशन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर्स हैं। जैसे आप नॉर्मल सर्च, डीप सर्च या क्विक आंसर्स ले सकते हैं। आजकल LLM ऐप्स के साथ हम AI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। AI काम जनरेट करता है, ह्यूमन उसको वेरीफाई करते हैं। हमारे लिए ये लूप जितना फास्ट हो उतना अच्छा है, ताकि ज्यादा काम हो सके। इसके दो तरीके हैं। पहला, वेरिफिकेशन को फास्ट करना, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी विजुअल इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने में थकावट होती है, पर विजुअल दिमाग तक सीधा पहुंच जाते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ऑडिटिंग आसान हो जाती है। दूसरा, AI को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर AI को छोड़ दिया तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना देगा, जैसे 10,000 लाइंस का कोड चेंज, जो ह्यूमन के लिए चेक करना मुश्किल है। इसीलिए AI को लीश पे रखना जरूरी है, नहीं तो वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। खुद एंड्रिज भी कोडिंग में छोटे छोटे स्टेप्स में AI से हेल्प लेते हैं, बड़े चंक नहीं देते, ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे और लूप फास्ट चले। बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस से LLM के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रॉम्प्ट को वेग यानी धुंधला मत रखिए, क्लियर और साफ लिखिए, ताकि AI एग्जैक्टली वही करे जो चाहिए और वेरिफिकेशन आसान हो। वरना वेग प्रॉम्प्ट से AI कुछ और करेगा, फिर आपको वेरीफाई करते करते समय वेस्ट हो जाएगा। एजुकेशन में भी AI को लीश पे रखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चैट पे जाके फिजिक्स सिखाओ बोलना काम नहीं करेगा। एक अच्छा वे ये है कि टीचर एक कोर्स बनाए, सिलेबस, प्रोजेक्ट्स, फिर स्टूडेंट को वो कोर्स सर्व हो। इस तरह से AI की आउटपुट को ऑडिट कर सकते हैं और AI अपने ट्रैक पे रहता है, इधर उधर नहीं भटकता। पार्शियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट टेस्ला के ऑटो पायलट में भी था, जहां GUI दिखाता है न्यूरल नेट क्या देख रहा है और ऑटोनॉमी स्लाइडर डिसाइड करता है कितना काम AI करेगा। 2013 में पहली बार सेल्फ ड्राइविंग कार ट्राई करने पर लगा कि अब सब हो जाएगा, लेकिन आज भी सेल्फ ड्राइविंग सॉल्व नहीं हुआ। मतलब सॉफ्टवेयर ट्रिकी है और एजेंट्स के फ्यूचर में भी ह्यूमंस का लूप में रहना जरूरी है। आयरन मैन सूट का एग्जाम्पल दिया कि सूट टोनी को सुपर पावर देता है, पर टोनी कंट्रोल में रहता है, सूट पूरा खुद से काम नहीं करता।
इसी तरह अभी हमें फ्लैशी ऑटोनमस एजेंट्स की जगह पार्शियल ऑटोनॉमी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जिनमें कस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो और ह्यूमन वेरिफिकेशन लूप फास्ट हो। दूसरा यूनिक डायमेंशन ये है कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज हो गई है। इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देके सब कुछ हो सकता है। मतलब अब हर कोई प्रोग्रामर बन सकता है, क्योंकि सब इंग्लिश या अपनी बोली में बोल सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 5 से 10 साल लगते थे सीखने में। अब LLMs की वजह से हर आदमी सॉफ्टवेयर बना सकता है। ये चीज पहली बार हो रही है और इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक वायरल ट्वीट ने वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में मीम बन गया। लोगों को ये रिलेट करने लायक लगा। वाइब कोडिंग का मतलब है बिना ट्रेडिशनल कोडिंग सीखे LLM की मदद से बस सोच के कुछ भी नया सॉफ्टवेयर बनाना, जैसे बच्चे भी आजकल कर रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अब सबको कोडिंग का डर नहीं लगता। खुद एंड्रिज ने भी ट्राई किया और बिना स्विफ्ट लैंग्वेज जाने बेसिक iOS ऐप बना लिया। सिर्फ 1 दिन में फोन पर चल गया, जबकि नॉर्मली लैंग्वेज सीखने में दिन लग जाते। दूसरा ऐप भी बनाया, मेनू जीनेन, जिसमें मेनू का फोटो खींच के डिश की इमेज मिल जाती है। लेकिन कोडिंग से भी ज्यादा मुश्किल था इसको रियल बनाना। लॉगिन, पेमेंट, डेवलपमेंट सब नॉन कोड काम ब्राउजर में करना पड़ा, जो बहुत टाइम ले गया और परेशान भी किया। इसलिए सवाल उठता है, क्या ये सब बोरिंग रेपिटेटिव काम एजेंट्स कर सकते हैं? आज तक सॉफ्टवेयर या तो ह्यूमंस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से चलते थे या कंप्यूटर API से। अब एक नई चीज है, LLM एजेंट्स जो इंसान जैसे काम कर सकते हैं, डिजिटल दुनिया में पीपल स्पिरिट्स की तरह। जैसे वेबसाइट्स पे robots.txt होता है बॉट्स को गाइड करने के लिए, वैसे ही अब हम LLM के लिए lm.txt या मार्कडाउन फाइल्स बना सकते हैं, जो LLMs को सीधे बताए कि साइट क्या है, बिना HTML पार्स किए। ये LLMs के लिए आसान है और एरर कम होते हैं। अब कई कंपनीज अपनी डॉक्स मार्कडाउन में कन्वर्ट कर रही हैं, जैसे वर्सेल और स्ट्राइप, ताकि LLMs आसानी से पढ़ सकें। लेकिन मार्कडाउन बनाना ही काफी नहीं, डॉक्स को एक्शन ओरिएंटेड बनाना होगा, जैसे क्लिक हेयर की जगह डायरेक्ट कर्ल कमांड हो जो LLM खुद रन कर सके। टूल्स भी आ रहे हैं, जैसे गिटहब रेपो को गेट इंजेस्ट में बदल के सारे फाइल्स एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो LLM में पेस्ट करके डायरेक्ट काम हो सकता है। डीप विकी जैसा टूल पूरे रेपो का समरी और डॉक्यूमेंटेशन बना के LLM फ्रेंडली फॉर्मेट में देता है, जो और भी हेल्पफुल है। ऐसे टूल्स बढ़ेंगे तो LLM के यूज बहुत आसान हो जाएगा। आगे चल के हो सकता है LLM खुद वेब पे क्लिक भी कर ले, लेकिन आज की डेट में LLMs के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर आसान बनाएं तो काम बहुत तेजी से हो सकता है। अभी भी बहुत सारी लेगेसी एप्स वैसे ही रहेंगी, लेकिन नई एप्स को LLM एजेंट्स के हिसाब से बनाना फायदेमंद है। आने वाले टाइम में बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा और LLMs यूटिलिटी, फैब और स्पेशली नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हैं। पर अभी शुरुआत का ज़माना है, जैसे 1960s में OS था। इनके अंदर ह्यूमन जैसे फ्लॉज हैं, तो सही तरह से काम लेने के लिए अपना सॉफ्टवेयर इंफ्रा चेंज करना होगा। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लूप फास्ट करना, पार्शियल ऑटोनॉमी रखना और एजेंट्स के लिए कोड लिखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। आयरन मैन सूट की एनोलॉजी है कि हम ग्रेजुअली ऑटोनॉमी स्लाइडर आगे बढ़ाते जाएंगे, पार्शियल से फुली ऑटोनॉमी की तरफ। पर ह्यूमन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ये नया दौर है और यहाँ से बहुत कुछ बनाना है और ये सब मिलके ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।